हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में। लास्ट टाइम हमने परमाणु एवं अणु में परमाणु को जो टॉपिक है उसका वो हमने अच्छे से कवर कर लिया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का आकार, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हमें स्टार्ट करना है अणु के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए, अणु क्या होते हैं। तो देखिए, अणु क्या होते हैं। अणुओं को ऐसे बताया जाता है कि जो तत्व या यौगिक के वे छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में रह सकते हैं और उन तत्वों और उन यौगिकों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अणु कहा जाता है। या फिर हम कुछ ऐसे बताते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़ा होता है, होता है, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाएगा कि एक ऐसा परमाणुओं का समूह, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ऐसे परमाणुओं का एक समूह जो आपस में एक रासायनिक बंध, एक बंध द्वारा, यानी कि एक दूसरे के द्वारा, मतलब कि वो जुड़े हुए होंगे किसी भी बल के द्वारा, तो उनके द्वारा एक ऐसा समूह जो किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। और हम कैसे कह सकते हैं? किसी तत्व एवं यौगिक के अणु को उसके उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं और उनके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। उनके सभी गुणधर्मों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो हम अणु को कैसे बताएंगे? या तो हम ऐसे लिखते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक ऐसा समूह होगा जो आपस में एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं अणु। या फिर हम कैसे कहते हैं, क्योंकि अणु दो, जो तत्व या यौगिक, दो तरह के जो हमारे होते हैं, अणु दो तरह से बताए जाते हैं, या तो तत्वों के अणु या यौगिक के अणु। तो तत्व एवं यौगिक के अणु को कुछ ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऐसा छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सके और उन तत्वों या उन यौगिकों, जिसका भी वो अणु है, उनके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता हो। मान लीजिए तत्व का कोई अणु है, तो वो एक ऐसा अणु है, एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा और वो छोटे से छोटा कण होगा जो स्वतंत्र रूप से रह सकेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। तो ये दोनों ही डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन इनके आधार पर दे सकते हो। तो ये तो हो गया अणु के बारे में। अब अणु को दो प्रकार से बताया जाता है।
दो प्रकार से कैसे? एक तो होता है तत्वों के अणु और एक होता है यौगिक के अणु, यौगिकों के अणु। अब इनको कैसे परिभाषित किया जाता है वो देखिए। तत्वों के अणु को अगर हम लिखें, तत्वों के अणु, तो वो कैसे बताएंगे कि वे अणु जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे अणु जो एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्वों के अणु कहलाते हैं। तत्वों के अणु कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन का थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कि वे अणु, ऐसे अणु जो एक ही तरह के, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। एक ही प्रकार के, जैसे मान लिया कि ये पेन है, ये लोहे का पेन है। ठीक है, तो लोहे का पेन है मान लिया, तो लोहे के परमाणुओं से मिलकर ही इसके अणु बने होंगे लोहे के। तो एक ऐसा अणु होगा जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनेगा, क्योंकि अणु बनता है परमाणुओं से मिलकर, पहली चीज। और वो अगर एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने तब तो कहलाते हैं तत्वों के अणु। अब बात करते हैं यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु को कैसे परिभाषित करेंगे कि वे अणु जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यौगिकों के अणु कहलाते हैं। देखिए, यौगिकों के अणु तब बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा तत्व जो होते हैं उनके परमाणु हों और फिर वो आपस में मिले और फिर जाकर क्या बने, एक अणु बने, और वो अणु किसका होगा, यौगिक का। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तत्वों के अणु के कुछ उदाहरण हैं। अब तत्वों के अणु क्या हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो देखिए, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो आर्गन जो होता है वो अकेला रह सकता है, तो वो एक परमाणु कहलाएगा। हीलियम भी एक परमाणु होता है, लेकिन ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है और वो तत्वों के परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये अणु के बारे में बात हो रही है और परमाणु के बारे में देखते हैं कि आर्गन, हीलियम जो है ये एक ही तरह से रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, अकेले ही उनके परमाणु अकेला ही रह सकता है। ये तो हो गए एक परमाणु। द्विपरमाणुक होते हैं जो दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है O2, ये ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन एक तत्व है, एक ही तरह के तत्व से मिलकर ये बना है अणु। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया तत्वों के अणु का। उसी प्रकार अगर हम देखें, हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है, क्लोरीन गैस हो गई, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये कहलाते हैं तत्वों के अणु। यहाँ बात हो जाती है तत्वों के अणु के बारे में। अब बात कुछ यहाँ पर यह भी है कि एक परमाणु कौन कहलाता है, द्विपरमाणु कौन से कहलाते हैं। एक परमाणु वो होते हैं जो अकेले ही स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, ऐसे परमाणु, और एक ऐसे परमाणु होते हैं जो अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन वो अपने ही जैसे तत्व के किसी परमाणु से आबंध बनाएंगे। ऑक्सीजन का एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, मतलब अपने ही तत्व के एक परमाणु के साथ आबंध बनाएगा और वो रहेगा, तो उसको बोलते हैं द्विपरमाणुक। ये भी द्विपरमाणुक होते हैं। जो नाइट्रोजन है वो भी द्विपरमाणुक है, क्लोरीन है वो भी द्विपरमाणुक है। फास्फोरस जो होता है वो चतुर्परमाणुक होता है, फास्फोरस P4।
क्योंकि ये अपने ही तरह के तत्वों के 4 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये कहलाता है चतुर्परमाणुक और ये होता है तत्वों के अणु। यानी ये एक अणु बनेगा पूरा, और वो अणु किसका होगा? तत्वों का या यौगिक का? अगर बात करें तो तत्वों का अणु होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। उसी प्रकार अगर हम देखें सल्फर, तो ये बहुपरमाणुक होता है, क्योंकि सल्फर जो आपको S8 ऐसे लिखा मिलेगा, 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर हम बात करते हैं, ये तो थे अधातु के कुछ, और यहाँ धातु के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जो अकेले ही रहते हैं, जैसे सोडियम है, अकेला Na लिखा जाता है। आयरन है, अकेला Fe लिखा जाता है। एल्यूमिनियम है, अकेला Al लिखा जाता है। और कॉपर है, अकेला Cu। ये ऐसे परमाणु हैं जो अकेले ही रहते हैं, कभी मतलब ये अणु बनाते नहीं हैं। तो ये तो जो आपको टेबल दी गई है, ये कुछ तत्वों की परमाणुकता के आधार पर दी गई है। परमाणुकता क्या है? कि वो एक परमाणु से मिलकर बने हैं, या बहुत सारे, या 2 या 3, कितने परमाणुओं से मिलकर वो बने हैं। और उसी में हमने बात कर ली है कि तत्वों के परमाणु क्या होते हैं। जो एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्वों के अणु कहा जाता है। यौगिकों के अणु क्या होते हैं? परमाणु बोल चुका हूं मैं शायद 1-2 बार, अणु होते हैं। तो यौगिकों के अणु क्या होंगे? जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब यौगिकों के अणु का कोई एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किस में होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें, यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा भी आप यौगिक देख लीजिए, जैसे जल है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हमेशा मैंने आपको बताया था, हर जगह अगर आप जल का परमाणु, अगर अणु देखोगे, तो उस अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, और ये यौगिक का अणु कहलाता है। इसी प्रकार मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, 1 कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे। अगर कभी भी हमने CO, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 ले लिया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो यानी ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं यौगिकों के अणु। और जो एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं तत्वों के अणु। तो ये तो हो गया अणुओं के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसे हम बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी प्रकार के अणु हैं, वो कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अणु हैं जो आप अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर बना है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप अणुओं का पता कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आयन के बारे में देखते हैं। अब आयन क्या है? तो आयन को हम कुछ ऐसे बताते हैं कि एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह, परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिसके ऊपर जो है आवेश होता है, यानी कि चार्ज होता है। हम कैसे बताएंगे? परमाणु एवं परमाणुओं का एक समूह जिस पर आवेश होता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। एनसीईआरटी बुक से आपको कुछ अलग बता रखा है कि वे धात्विक और अधातु, यानी वे धातु और अधातु युक्त यौगिक, यानी कि वो धातु और अधातु से बने वो यौगिक जो ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनके ऊपर, मतलब ऐसे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनके ऊपर आवेश विद्यमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयन कहते हैं। तो एक ऐसा आयन किसे कहेंगे? परमाणु और परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके ऊपर आवेश विद्यमान हो, आवेश होता है, उसको हम बोलते हैं आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं जो आयन है। पहला होता है ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन। और दूसरा हमारा होता है यहीं से धन आयन।
एक तो होता है ऋण आयन और एक होता है धन आयन। अब ऋण आयन और धन आयन क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। ऋण आयन ऐसे आयन होंगे, ऐसे आयन जिन पर ऋणात्मक, ऋणात्मक समझते हैं, ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेश होता है, आवेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। धनायन किसे कहेंगे, ऐसे आयन, ऐसे आयन जिन पर धनात्मक यानी कि प्लस का, धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है, आवेश होता है, वो क्या कहलाते हैं, धनायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनायन कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आयन के बारे में कि आयन दो प्रकार के होंगे, ऋणायन जिनके ऊपर नेगेटिव माइनस का चार्ज हो और धनायन जिनके ऊपर पॉजिटिव प्लस का चार्ज हो। अब उदाहरण देख लेते हैं। ऋणायन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के ऊपर एक Cl के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बहुत सारे हैं, जैसे आयोडीन के ऊपर भी होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऋणायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। धनायन कौन से होंगे, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होगा, जैसे Na+, सोडियम के ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, तो ये धनायन हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम की, उसके ऊपर प्लस 2 चार्ज होता है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे Fe आयरन की, तो इसके ऊपर प्लस का 2 और प्लस का 3 दोनों ही चार्ज होते हैं, ठीक है। जो Fe2 होता है, मतलब Fe2 पॉजिटिव जिसके ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं फेरस, और Fe3 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरिक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आयन जो है ऐसा, या तो क्या हो, देखिए ये तो आपको दिख रहे हैं परमाणु, हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में कि परमाणु या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। अब परमाणुओं का समूह कैसे हो सकता है, देखिए जैसे अगर ऋणायन में एक समूह लेना हो तो वो क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव। अगर हम CO3 याद कीजिए, मैंने आपको बताया, देखिए इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, सारे के ऊपर होता है 2 माइनस का चार्ज। तो ये परमाणु है दो जिनका एक समूह है और उसके ऊपर आवेश है। उसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे OH नेगेटिव, OH माइनस का है, इसके ऊपर भी क्या है, माइनस का चार्ज होगा। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, परमाणु या परमाणुओं का एक समूह हो सकता है जिसके ऊपर आवेश विद्यमान हो, और वो बनते हैं आयन। और ये दो प्रकार के हैं, ऋणायन और जो है आपके धनायन। आपको टेबल दिखा रखी है, जिस टेबल में आपको इस टेबल को याद रखना है, अच्छे से प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी फॉर्मूले को नहीं बना सकते हैं। अब फॉर्मूला सूत्र बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको इस टेबल का पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, क्योंकि वो 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उसमें हम ये सीख सकते हैं कि जितने भी हमारे ये, जितने भी हमें परमाणु दिखाए गए हैं अलग अलग तत्वों के, तो उनके ऊपर कैसे पता चलता है कि प्लस का चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज है। यहाँ आप उसको डायरेक्टली याद कीजिए, मैं आपको अलग वीडियो में उसको अलग से बनाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। वो सभी के लिए है, उसका कोई सिलेबस से कोई ऐसा मैटर नहीं है। आपको जब सिलेबस यानी कि 9th का जो आपका सिलेबस है उसको करने के लिए आपको इस टेबल को याद करना होगा। तो देखिए जैसे सोडियम हमें दिख रहा है, सोडियम के ऊपर प्लस का एक चार्ज हमें दिख रहा है, ठीक है। पोटेशियम के ऊपर भी एक धनायन है, सिल्वर के ऊपर भी एक धनायन है, कॉपर एक। कॉपर दो प्रकार से होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2। एक होता है जिसके ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, एक होता है जिसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गए हमारे ऐसे जिनके ऊपर, जैसे मैग्नीशियम है 2 प्लस का चार्ज है, कैल्शियम है 2 प्लस का चार्ज है, जिंक है 2 प्लस का है, आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सारे आपको दिखा रखे हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जिनके पूरे के पूरे समूह के ऊपर चार्ज होता है, जैसे अमोनिया हो गया NH4, इसके ऊपर पॉजिटिव एक प्लस का चार्ज होता है, सारे के ऊपर होता है ये चार्ज। ऐसे OH नेगेटिव,
ओ एच सारे के ऊपर होता है, एच एच का नहीं होता, ये सारे के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। उसी प्रकार से हमारा हो गया नाइट्रेट, ठीक है। इनके बारे में अगर हम देखें, ये होता है हमारा फॉस्फेट, ये होता है सल्फेट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर जो है आवेश होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अब इन्हीं के द्वारा हमें पढ़ना है कि सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो सी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे पैमाने पर बताया जाएगा, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस के साथ। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों की, बहुत सारे ऐसे सूत्र बनाने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब जैसे देखिए रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इसका एक तरीका है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक बात बताई गई है कि जैसे एक ऑक्टोपस है, उसके 8 पैर होते हैं, और एक इंसान है, मनुष्य है, उसके 2 पैर हैं। तो ऑक्टोपस अपने पैरों से मनुष्य जो है कितने मनुष्यों को पकड़ सकता है, सोचिए। ऑक्टोपस के पास 8 हैं, मनुष्य के पास 2 हैं, तो ऑक्टोपस कितने तरह से पकड़ सकता है, 4 मनुष्यों को पकड़ सकता है। हर 2 पैरों के साथ जो 2 हाथ हैं, एक मनुष्य के पकड़ सकता है। हाथों की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्टोपस एक हुआ और मनुष्य हुए 4, जिन्होंने एक आबंध बनाया। तो उसी प्रकार से अगर वो बस एक आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम लिखते हैं HCl, लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको लिखते हैं। अब ये कैसे बना, H के ऊपर +1 चार्ज होता है, कितना होता है, +1, और Cl क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस को भूल जाइए, सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि आपको क्या याद रखना है। वैसे हमें ध्यान में बस ये रखना है कितना होता है। तो हम इनके क्या कर देंगे, ऐसे गुना कर देंगे एक दूसरे के साथ, इस एक की इस H के साथ और इसकी इसके साथ। हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, प्लस वाले आयन को पहले लिखा जाएगा, माइनस यानी कि नेगेटिव वाले आयन को, ऋण आयन को बाद में लिखा जाएगा, और उनके आवेश को उनके नीचे लिखा जाता है, उनके नीचे लिखा जाता है अपने अपने उनके आवेश को, और फिर उनकी गुणा मतलब कि जैसे गुणा होती है ना, तो उनकी गुणा के रूप में जैसे इस एक को लगा दिया जाता है H के साथ, तो H एक हुआ, Cl भी एक हुआ, तो ये बन गया HCl। अब अगर हम बात करते हैं, आपने जल देखा होगा, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें कैसे बना, H हमारा और एक O, 2 तरह के हमारे तत्व हैं, तत्व के परमाणु हैं। H के ऊपर हमने अभी अभी देखा एक प्लस का एक जो है आवेश होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, जो मैंने लास्ट अभी जस्ट बताया था आपको। तो हम जैसे ही क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर दीजिए, तो क्या होगा, हर बार मैं इसको नीचे बना देता हूँ ऐसे। तो क्या होगा, H हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2, H हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से बना हमारा H2O। बहुत सारे हैं, अगर हम और देखें, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हम बात करते हैं सल्फेट की, ये तो थे अलग अलग मतलब साधारण से सिर्फ एक एक परमाणु। अब आता है परमाणुओं का एक समूह भी हो सकता है, उसके आधार पर अगर देखें तो जैसे बनता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। अब कैल्शियम Ca, इसके ऊपर जो है आवेश होता है +2 का, कितना, +2, और SO4 पूरे के ऊपर जो है सारे के ऊपर चार्ज होता है -2। तो ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CaSO4। यानी देखिए, अब आपको ये लगेगा कि ये 2 इसके साथ ऐसे लगाना था और इसको लगाना था ऐसे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या, ये ध्यान से देखिए कि जब दोनों के ही आवेश बराबर हों, कि उसका मतलब कि आवेश बराबर होने का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड जो है, उनका परिमाण बराबर हो, उनके साइन को की बात नहीं कर रहे, प्लस और माइनस है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ 2, ये भी 2 तो ये भी 2, तो उनके कोई लगाने की जरूरत नहीं होगी, उनको सिंपल ही लिख दिया जाएगा, 2 को हटा दिया जाएगा, मतलब इस +2 ने उस -2 को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, CaSO4 सीधा हमारा बन जाता है। समझ में आया।
तो ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसका सूत्र देखिए, तो एल्यूमिनियम जो होता है उसको लिखा जाता है Al से, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन होता है तो O से। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होता है हमारा, उसके ऊपर कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है +3, इतना आवेश होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता ही है -2। अब ये बराबर तो नहीं है, तो अब लगाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो एल्यूमिनियम कितने हो गए हमारे? एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस प्रकार से बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से इनके आपस में क्या बनते हैं? फॉर्मूला बनाया जाता है। बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे ले सकते हैं इसके इसी के आधार पर। जैसे एक आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम जो है उसको लिखा जाता है Na से, कार्बोनेट के लिए होता है CO3, मैंने बताया था। और इस पूरे के ऊपर आवेश होता है -2 और इसके ऊपर आवेश होता है +1। तो यानी इसकी इसके साथ और इसके इसके साथ, तो Na हमारा कितना हो गया? 2। और CO3 कितनी हो गई? CO3 सारे के ऊपर लगाकर 1, वो हमें लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हो गया Na2CO3। तो इस प्रकार से जो है हम जो है सूत्र जो है रासायनिक सूत्रों को बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे हैं जिनमें 2 नहीं 2 से ज़्यादा और भी बहुत सारे हैं जो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन सूत्रों को जो है आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसके लिए आपको इस टेबल का याद होना ज़रूरी है। कुछ एक ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सोडियम के ऊपर जो है, सोडियम को लिखा जाता है Na से और ऊपर चार्ज होता है, उसका आवेश होता है +1 सिर्फ। कॉपर के ऊपर भी +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कार्बोनेट है पूरा CO3 है तो उसके ऊपर -1 होता है। और अगर HCO3 है तो सारे के ऊपर सिर्फ CO3 के ऊपर -2 और HCO3 है तो सारे के ऊपर -1 होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपको जो आवेशित जो हमारे क्या आयन होते हैं वो मिल सकते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।